गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे अपभ्रंश भाषा का परिचय और उसकी विशेषता। हमने हिंदी भाषा के मूल आकार भाषाओं में पहले पढ़ा था संस्कृत, उसके बाद में पाली, फिर प्राकृत और चौथी भाषा है हमारी अपभ्रंश। इस भाषा का परिचय पढ़ेंगे और इस भाषा की क्या विशेषताएं हैं, यह बाकी तीन भाषाओं से किस प्रकार से अलग हैं, इस चीज़ का जिक्र करेंगे। अपभ्रंश भाषा और प्राकृत भाषा, पाली और संस्कृत, ये एक दूसरे से भिन्न भिन्न हैं। अब हम पहले अपभ्रंश के अर्थ को स्पष्ट करेंगे। अपभ्रंश का अर्थ होता है भ्रष्ट या विकृत, या फिर उसको अशुद्ध कर सकते हैं। इसके बाद यानी इस अर्थ को करने के बाद महाभाष्यकार पतंजलि ने संस्कृत के मानक शब्दों से भिन्न अशुद्ध शब्दों को अपभ्रंश की संज्ञा दी है। क्या कहा है कि संस्कृत के मानक शब्दों से भिन्न, यानी संस्कृत के शब्द न होकर उससे भिन्न कुछ अशुद्ध शब्द हैं। वह अशुद्ध शब्द क्या हैं? अपभ्रंश भाषा हैं। यानी संस्कृत के अशुद्ध शब्द अपभ्रंश की संज्ञा से अभिहित किए गए हैं। फिर वाग्भट और हेमचंद्र ने इसे ग्राम भाषा कहा है कि ग्रामीणों की भाषा है, अनपढ़ लोगों की भाषा है। ये किसने कहा? वाग्भट ने और हेमचंद्र ने। लेकिन उल्लेखनीय बात यह है कि आचार्यों द्वारा दिया गया अपभ्रंश नाम, इसके स्वयंभू आदि कवियों ने कभी स्वीकार नहीं किया। यानी अपभ्रंश के जो प्रारंभिक कवि हैं, उन्होंने इस नाम को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने इसे सर्वत्र देसी भाषा ही कहा है। क्या कहा है? यह अपभ्रंश भाषा देसी भाषा है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि अपभ्रंश के आदि आचार्य जितने भी हुए हैं, उन्होंने इस भाषा को अपभ्रंश न कह करके क्या कहा है? देसी भाषा कहा है। 11वीं शताब्दी में प्राकृत व्याकरण पुरुषोत्तम ने अपभ्रंश को शिष्ट वर्ग की भाषा स्वीकार किया है। कौन सी शताब्दी? 11वीं शताब्दी के प्राकृत व्याकरणाचार्य पुरुषोत्तम ने अपभ्रंश को एक सभ्य और शिष्ट वर्ग की भाषा स्वीकार किया है। साहित्यकारों के बीच स्वीकृत होने के बाद 12वीं शताब्दी में हेमचंद ने इसका व्याकरण तैयार किया। किसका? अपभ्रंश का। इसका क्षेत्र राजस्थान, गुजरात, पश्चिमोत्तर भारत, बुंदेलखंड, बंगाल और दक्षिण तक बैठता है। यानी इसका क्षेत्र जो है लगभग संपूर्ण भारत, यानी राजस्थान, गुजरात, पश्चिमोत्तर भारत, बुंदेलखंड, बंगाल और दक्षिण तक फैला हुआ था। यह भाषा राजभाषा ही नहीं, साहित्य भाषा और देश भाषा भी बनी। यानी अपभ्रंश भाषा राजभाषा भी बनी, साहित्य की भाषा भी बनी और देश की भाषा भी बनी।
7वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक इसकी विशेष उन्नति हुई। इस बीच में इस भाषा ने खूब विकास किया। कालिदास के नाटकों में कुछ पात्रों के कथन अपभ्रंश में हैं। कालिदास ने भी अपने नाटकों में इस भाषा का उपयोग किया और कुछ जो पात्र हैं वह अपभ्रंश भाषा का प्रयोग करते हैं। 8वीं शताब्दी के सिद्धों के चर्या पदों में प्राकृत मिश्रित अपभ्रंश मिलती हैं, यानी सिद्धों ने भी इस भाषा का प्रयोग किया। इन्होंने जो चर्या पद लिखे उनमें प्राकृत मिश्रित अपभ्रंश भाषा का प्रयोग किया है। शिलालेखों में अपभ्रंश का प्रयोग किया गया है। कई ऐसे शिलालेख मिलेंगे जो अपभ्रंश भाषा में लिखे गए हैं। चरित्र काव्य, प्रेम आख्यान काव्य, रासो काव्य, खंड काव्य अपभ्रंश में लिखे गए हैं। कई ऐसे रासो ग्रंथ मिलेंगे, कई ऐसे प्रेम आख्यान ग्रंथ मिलेंगे और कई चरित्र काव्य मिलेंगे, खंड काव्य मिलेंगे जिसमें अपभ्रंश भाषा का प्रयोग किया गया है। अपभ्रंश प्राकृत और आधुनिक भारतीय भाषाओं के बीच की कड़ी है। संस्कृत को क्या माना है? प्राकृत और आधुनिक भारतीय भाषा की मध्य की कड़ी है, बीच की कड़ी है। हर आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का जन्म किसी न किसी अपभ्रंश से हुआ है। यानी आधुनिक जो आर्य भाषा है, सभ्य भाषा है, उसका जन्म जो है किसी न किसी अपभ्रंश से माना गया है। अपभ्रंश की विशेषताओं की ओर ध्यान देते हैं तो हम पाते हैं कि यह उकार बाहुल्य भाषा है। कैसी है? उकार शब्दों का अधिक प्रयोग हुआ है। तो पहली विशेषता इसकी क्या हो गई है कि अपभ्रंश भाषा उकार बाहुल्य भाषा है। ध्वनि परिवर्तन की प्रवृत्ति जो पाली में शुरू होकर प्राकृत में विकसित हुई, उन्हीं का यहाँ आकर और विकास हुआ। ठीक है ना? यानी ध्वनि परिवर्तन की प्रवृत्ति पाली में प्रारंभ हो गई, संस्कृत में नहीं थी। पाली भाषा में ध्वनि परिवर्तन की प्रवृत्ति है शुरू हुई, प्राकृत में थोड़ी बहुत विकसित भी हुई और उन्हीं का यहाँ आकर पूर्णतः विकास हुआ। यहाँ आकर यानी अपभ्रंश में आकर पूर्ण रूप से विकास हो गया। अगली विशेषता है कि अपभ्रंश भाषा में 10 स्वरों का प्रयोग किया गया है। अपभ्रंश के स्वर कितने हैं? 10 अपभ्रंश के स्वर हैं। इन स्वरों में अ हैं, आ, ई, उ, ए, औ, ओ। ये सभी मूल स्वर हैं। कौन से? अ, आ, ई, उ, ए, ओ और ओ, ये सभी क्या हैं? मूल स्वर हैं। ए और ओ के लिए ई एवं उ लिपिक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? ए और ओ के लिए ई और उ लिपि चिन्हों का प्रयोग किया जाता। उच्चारण तो ए और ओ कहते हैं, लेकिन लिपि चिन्हों में इसको ई और उ के द्वारा चिन्हित किया जाता है। अपभ्रंश भाषा रूपात्मक दृष्टि से पूर्ण रूपेण संस्कृत प्रभाव से मुक्त हो गई। देखो, यहाँ हम अपभ्रंश भाषा का रूप लेते हैं तो रूप की दृष्टि से वह पूर्ण रूपेण यानी पूर्ण रूप से
संस्कृत से मुक्त हो गई थी। रूप जो है अपभ्रंश स्वयं का है। फिर इस भाषा में अपभ्रंश में द्विवचन का प्रयोग पहले ही समाप्त हो गया है। हमने यहाँ पढ़ा था अपभ्रंश से पहले प्राकृत पढ़ी। प्राकृत में द्विवचन समाप्त हो गया था, तो ये कह रहे हैं कि द्विवचन तो अपभ्रंश से पहले ही समाप्त हो गया, इसलिए अपभ्रंश में भी द्विवचन का प्रयोग नहीं होता था। और जहाँ पाली में नपुंसक का प्रयोग होता था, अपभ्रंश में आकर नपुंसक भी समाप्त हो गया है। फिर कारकों के 6 रूप मिलने लगे हैं। अपभ्रंश में कारकों के 6 रूप मिल रहे हैं। 2 वचनों में 3 कारक वर्गों का प्रयोग होने लगा है। वचन कितने हैं? एक वचन, द्विवचन। उसमें कारक चिन्ह जो हैं 3 हैं। इन 3 कारक वर्गों का प्रयोग अपभ्रंश में मिलता है। फिर देखिए, अपभ्रंश में अस्पष्टता को दूर करने के लिए वाक्य में शब्दों का स्थान नियत हो गया है। यानी किसको? अस्पष्टता को दूर करने के लिए इसमें क्या किया है? वाक्य में शब्दों के स्थान को निश्चित कर लिया है, नियत कर लिया है। संयुक्त क्रिया का प्रयोग व्यापक रूप से होने लगा, यानी अपभ्रंश में संयुक्त क्रिया का प्रयोग होता है। क्रियार्थक संज्ञा के लिए अण प्रत्यय का प्रयोग होने लगा। किसके लिए? क्रियार्थक संज्ञा के लिए अण प्रत्यय का प्रयोग होने लगा, जैसे चलन, परण, ऐसे। फिर देखिए, परवर्ती काल में यानी इसके बाद में और पूर्वकालिक क्रिया में ई प्रत्यय का प्रयोग होने लगा, यानी भूत और भविष्य में ई क्रिया का प्रयोग होने लगा। पूर्ववर्ती काल भूतकाल और परवर्ती काल भविष्य काल, इन दोनों में ही ई प्रत्यय का प्रयोग ज़्यादा होने लगा है। अपभ्रंश शब्दों में स्वार्थ प्रत्यय ड़ का प्रयोग प्रमुख रूप से होने लगा है। यानी अपभ्रंश शब्दों में स्वार्थ प्रत्यय का प्रयोग होने लगा, स्वार्थ प्रत्यय ड़ का प्रयोग होने लगा है। अगली विशेषता है शब्द भंडार में तद्भव शब्दों की अधिकता है। अपभ्रंश के जो शब्द भंडार हैं, शब्दकोश हैं, उसमें तद्भव शब्दों की अधिकता है। देशज शब्दों का दूसरा स्थान है, यानी देशज शब्द तद्भव शब्दों से कम है। प्रथम तो स्थान किसका है? तद्भव शब्दों का है, और तद्भव के बाद में देशज शब्दों का प्रयोग किया गया है। अगली विशेषता है आ पुल्लिंग प्रत्यय के रूप में और ई स्त्रीलिंग प्रत्यय के रूप में विकसित हुए हैं। यानी पुल्लिंग जो हैं शब्द बनाएंगे तब वहाँ आ प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, और स्त्रीलिंग शब्द बनाएंगे तब ई प्रत्यय का प्रयोग यहाँ विकसित हुआ है। प्यारे दोस्तों, हम देखते हैं तो हमने आज हिंदी भाषा की चारों ही मूल आकार भाषाओं का परिचय और उसकी विशेषताओं का अध्ययन किया है। हमने
इन चारों की ही अलग अलग विशेषताएं और अलग अलग उसका परिचय पड़ा कि कहाँ से ये विकसित हुई और किस प्रकार से परिवर्तित होती रही अलग अलग कालों में। आपको मेरा यह विश्लेषण कैसा लगा? आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और अपने मित्रों में शेयर कीजिए। आज इतना ही, कल हम अगला टॉपिक लेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।